ग्रीटिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वाला। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 2, दैट इज चैप्टर नंबर 2, राइट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक लेसन 1 उसका बना चुकी हूँ ऑलरेडी। आज हम लेसन 2। ठीक है, सो हैप्पी रीडिंग विद अस, लेट्स बिगिन। सो बेसिकली आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। टॉपिक्स टू बी कवर्ड: फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ना मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, मैंने राइट टू इक्वालिटी तक उसमें फिनिश किया, लेकिन कुछ जो टॉपिक्स थे हमारे रह गए थे, तो आज मैं उनको कवर कर दूंगी। ठीक है, तो रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रिजर्विंग द फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी का क्या रोल रहता है फंडामेंटल राइट्स में, कि हमारे कैसे वो हमारे फंडामेंटल राइट प्रिजर्व करती है, सेकंड टॉपिक। थर्ड इज बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीका। थर्ड इज राइट, फोर्थ वन इज राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, देन प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, ये आज सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। सो पे अटेंशन स्टूडेंट्स। चलिए, सबसे पहले हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स हैज बीन डिमांडेड सिंस फ्रीडम स्ट्रगल। आपको मैंने ये बताया था कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से पार्ट में लाई करता है। हमारे टोटल मैंने आर्टिकल्स भी आपको बताए थे, प्लीज डू वॉच माय फर्स्ट वीडियो, उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग दिस। तो थर्ड पार्ट में, ठीक है, जो ये फंडामेंटल राइट्स है, हमारी जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, जब नेशनल मूवमेंट चल रही थी, तब से डिमांडेड थे कि हमारे कुछ ऐसे राइट्स होने चाहिए, हमारे अधिकार होने चाहिए जो जो कि हमारे खुद के होने चाहिए, मतलब कि हमें मिलने चाहिए ऐसे अधिकार। ऐसा फ्रीडम स्ट्रगल जब हमारी नेशनल मूवमेंट चल रही थी आजादी से पहले की, तब से ही दिमाग में सबके था। तो मोतीलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने मोतीलाल नेहरू कमेटी बनाई थी। उन्होंने डिमांड किया था कि बिल ऑफ राइट्स होने चाहिए। और कब डिमांड कर दी थी? 1928 में। आपको पता है डोमिनियन स्ट्रक्चर याद है? मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि 1928 में उन्होंने एक नेहरू, एक मिनट ना, नेहरू रिपोर्ट, यस। तो 1928 में उसके अंदर उन्होंने डिमांड रखी थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। ठीक है, हम खुद आज़ाद है, आपके नाम के अंडर हम काम कर लेंगे, आपके अंडर हम काम कर लेंगे, लेकिन हमें अपनी कुछ फ्रीडम्स चाहिए। ये हुआ था, लेकिन 1930 में जब तक उन्होंने मानी नहीं थी, जो डिमांड्स इन्होंने रखी थी वो नहीं मानी गई थी। तो 1930 में क्या बोला गया था? हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। आपको पता है ना ये सारी चीजें। तब भी 26 जनवरी को ही हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है ना। तो 1930 26 जनवरी, तो तभी ही डिमांड हो गई थी हमें अपनी इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में, मतलब मोतीलाल नेहरू से सजेस्टेड है ये, ठीक है। तो उन्होंने बिल ऑफ राइट्स दिए थे, सो इट वाज मैंडेटरी टू पुट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो अब ऑब्वियसली जरूरी बन गया। ये कब से हमारी डिमांड थी? 1928 से ही डिमांड थी कि हमें अपने राइट्स मिलने चाहिए। तो ये तो बहुत ही जरूरी था कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों को रखें। इसके लिए कोई दोहराई नहीं थी, ये नहीं कि दूसरे से ओपिनियन लेना पड़ेगा। दैट वाज क्वाइट डेफिनेट कि हमें अपना ये जो बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर कुछ राइट्स होने चाहिए, कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए लोगों के लिए। जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो ऑर्डिनरी लीगल राइट से कैसे डिफरेंट होते हैं, ये बात समझने वाली है। ठीक है, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ। आपको पता होना चाहिए, जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स होते हैं वो कौन इन्फोर्स करता है? ऑर्डिनरी लॉ। और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। अब ये समझने वाली बात है। देखो, ऑर्डिनरी लॉ तो चेंजेस ऐसी गवर्नमेंट ले आती है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी ऑर्डिनरी लॉ का। अगर जैसे आपका विद द टाइम की, अगर आपने जैसे कि ट्रैफिक रूल्स आपने फॉलो नहीं किए, तो हो सकता है कि जो पहले फाइन लगता हो, 2 साल के बाद उस फाइन में चेंजेस आ गए हो। ठीक है, होता है। ऐसे ही ऑड एंड इवन वाला जो बीच में गवर्नमेंट चलाती है, वो कभी चलाती है, कभी उसको एन्यूल कर देती है, कभी खत्म कर देती है। साथ ही साथ हो सकता है कि जो चार्जेस वो लगाती है, फाइन जो लगाती है ट्रैफिक रूल्स के दौरान, तो उनमें भी चेंजेस आते हैं। तो ये तो पार्ट हो गया ऑर्डिनरी लॉ का, ऑर्डिनरी लॉज का, क्योंकि विद द टाइम गवर्नमेंट उसे चेंज करती है अपने हिसाब से।
ठीक है? तो उसमें इतना ज़्यादा चेंजेज़ लाने में कोई इतना बड़ा कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, ऐसा कोई लंबा कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको हम ऐसे चुटकियों में चेंज नहीं कर सकते। दैट रियली नीड्स अ प्रॉपर स्टेप्स लाइक अमेंडमेंट्स, और बहुत ही वो डिफिकल्ट प्रोसेस है, ठीक है? तो ये जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। वो हमें हमारी गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकते। वो इंश्योर करता है दैट दीज़ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी गारंटेड टू ईच एंड एवरी सिटीजन लिविंग इन इंडिया। समझ आ गया? सो ये सारा का सारा डिफरेंस था। ये दो मैंने जो आपको डिफरेंसेस बताए, जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, देखो, मे बी चेंज बाय लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है? लेकिन फंडामेंटल राइट्स में ओनली बी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन में जब बदलाव आएगा तभी फंडामेंटल राइट्स में बदलाव आ सकता है, समझे आप? लेकिन जो ऑर्डिनरी लॉज है, उनको तो हम ऐसे ही चेंज कर सकते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस से। अंडरस्टूड? तो ये हमने देखा कि कब से जो था, फ्रीडम स्ट्रगल से ही ये माइंड सेटअप था कि हमारे कुछ लॉज राइट्स होने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हम इन चीजों से जूझ रहे थे कि हमें हमारे मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे थे, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो थे उस टाइम पे, जो हमें पता लग रहा था, हमें महसूस हो रहा था कि ब्रिटिश हमें दबा रहे हैं और ब्रिटिशर्स ने हमें ये राइट्स हैं जो कि हमें मिलने चाहिए। तो ये राइट्स को बाद में देखा गया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इन बेसिक राइट्स को रखा, ठीक है, जो कि हमसे कोई ले ही ना सके। वाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा गया है? दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज ऑफ टू रीजंस। क्यों? क्योंकि दे आर इंश्राइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज देम। एक तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं और ये हमें गारंटीड रूप से मिले गए हैं। गारंटी है कि हाँ, आपके पास आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद देता है। दे आर जस्टिसिएबल, मतलब कि अगर अगर ये हमारे वॉयलेट होते हैं तो कोर्ट के, फिर हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट तक जा सकते हैं। इन केस ऑफ वॉयलेशन, पर्सन कैन अप्रोच टू अ कोर्ट ऑफ लॉ। समझ आया आप लोगों को? तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को, इसलिए इन राइट्स को फंडामेंटल कहा जाता है। अब आता है रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रिजर्विंग द फंडामेंटल राइट्स। पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वायलेशन बाय एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। आप खुद सोचिए, अगर गवर्नमेंट भी कोई ऐसी पॉलिसी बना दे, मतलब ऐसी जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो ये जुडिशरी का काम होता है देखना कि जुडिशरी उस पर किस तरह से रोक लगाए, और वो उसे रोक लगा सकती है ऐसी पॉलिसीज को, ऐसे लॉज को जो कि किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। Executive as well as the legislation action can be declared illegal by judiciary। अगर कोई एग्जीक्यूटिव ने ऐसा एक्शन लिया या लेजिस्लेटिव, मतलब कि लॉज ऐसे बनाए गए या उनमें इम्प्लीमेंटेशन ऐसे हुई कि दोज एक्शंस आर वायलेटिंग, तो उनको इलीगल बोल दिया जाता है जुडिशरी के हिसाब से। फंडामेंटल राइट्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स। याद रखिएगा, ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है और ये अनलिमिटेड राइट्स नहीं है। इन पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। आप ये नहीं, देखिए, मैं इसको अच्छे से आपको समझाऊंगी कि ये मैं आगे बताऊंगी आपको विद आवर फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे उसमें ये, इनको क्यों ऐसा बोला गया है कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स, बिकॉज इनके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है जो कि लगानी पड़ी। ठीक है, जैसे राइट टू इक्वालिटी में मैंने आपको बताया था कि रिजर्वेशन सिस्टम, मैंने बताया ना, रिजर्वेशन सिस्टम, क्यों रिजर्वेशन सिस्टम रखा गया था उसमें? क्योंकि जो 1947 के बाद जब हमें आजादी मिली, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें ये देखा गया था, जो बैकवर्ड क्लासेस थी, जो बहुत ही नीचे थी, उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते थे विद द पर्सन हु आर इफ्लुएंट। तो उन तक लाने के लिए हमें उनको रिजर्वेशन देनी पड़ी। वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी तब आएगा जब वो उनके साथ खड़े होंगे, तो उनको ऐसे प्रावधान दे, ऐसे सिस्टम्स प्रोवाइड किए, ऐसा रिसोर्सेज प्रोवाइड किया, रिजर्वेशन सिस्टम दिया, जिससे कि वो एटलीस्ट उन तक पहुंचे। और उसके बाद फिर ठीक है, फिर माननी है कि फिर हम अपनी पॉलिसीज में चेंज करें। ठीक है, अब आता है, ये हम बहुत अच्छे से समझेंगे आगे, इसको मैं बताऊंगी आपको हर एक, जो भी हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, कि ये एब्सोल्यूट क्यों नहीं है और ये लिमिटेड, ये अनलिमिटेड क्यों है। ठीक है, अब देखिए,
बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं, ये हमारा एक टॉपिक रह गया था। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इससे कंपेयर किया बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, 1996 में, तो इसको एक तरह से बोलेंगे अभी नया नया बना हुआ, ठीक है। तो देखो, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? 1996 में। इट वॉज क्रिएटेड एंड प्रोमलगेटेड इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एज देयर वॉज अ सिविल वॉर, ठीक है। ये भी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, जैसे हमारा नेशनल मूवमेंट के बाद हमने जो जो प्रॉब्लम्स झेली, उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीजें डाली जो कि हमें माननीय थी, ठीक है। जो हमने प्रॉब्लम्स देखी अपने मतलब कॉलोनियल रूल के टाइम पर, और जो हमारे अधिकार छिन रहे थे उस टाइम पे, जो जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की, वो हमने क्या कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो उनके हिसाब से रूल्स बनाए, ड्राफ्ट किया उसे। ऐसे ही जब डिफिकल्ट सिचुएशन में सिविल वॉर के टाइम पे साउथ अफ्रीका ने भी के टाइम पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट्स बिल ऑफ राइट्स इज अ, जो इसके बिल ऑफ राइट्स है, इज अ कॉर्नर स्टोर ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। इट फॉरबिड्स discrimination on the grounds of race, gender, pregnancy, marital status, ethnic, social origin, color, age, disability, region, religion, conscious belief, culture, language, birth। अब आप देख सकते हैं, इन्होंने तो ऑन द बेसिस ऑफ, हमने कुछ लिमिटेड पर्सपेक्टिव्स रखे, लेकिन इन्होंने इतना सारा क्यों? क्योंकि इन्होंने जो जो मुद्दों पर, ये एक्सपीरियंस के साथ इन्हें पता लगा ये चीजें भी होनी चाहिए। जैसे हमने जो बनाया था, तो उस टाइम पे जो जो चीजें हमने एक्सपीरियंस की थी वो, लेकिन ये बाद में बना, विद द टाइम इसको और एक्सपीरियंस हुआ कि क्या क्या चीजें और ऐसी होनी चाहिए जो कि डिस्क्रिमिनेशन का पात्र बन सकती है, मतलब बाद में ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो बाद में उन्होंने ये सारी चीजें एड ऑन की, दैट्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती इन इन ग्राउंड्स पर। तो आप देख सकते हैं, विद द एक्सपीरियंस, विद द प्रॉब्लम्स दे मस्ट हैव फेस्ड, उन्होंने एडिशंस किए। तो यही चीज हम कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जब वो बना, तो उन्होंने जो जो प्रॉब्लम्स झेली, उसके बाद उन्होंने क्या बिल ऑफ राइट्स बनाए, उस टाइम पे जो थी उन्होंने किस तरह से मॉड्यूलेट की चीजों को, सो दैट इन फ्यूचर वी शुड नॉट गेट सच थिंग्स एज ए प्रॉब्लम। ओके, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक मिनट, राइट। हमारे मैंने जो पहली वीडियो थी उसमें सारे राइट्स के बारे में आपको बताया, प्लीज डू वॉच दैट, ठीक है। आज हम राइट टू इक्वालिटी में पहले करवा चुके, कुछ टॉपिक्स रह गए थे, इसलिए आज मैंने वो पहले डिस्कस कर लिए। राइट टू इक्वालिटी मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब करेंगे राइट टू फ्रीडम। जो राइट टू फ्रीडम है बेटा जी, वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 में आता है, 19 से 22, ठीक है। अब राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स क्या होता है? एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स बाय इंडिविजुअल और गवर्नमेंट, मतलब कि फ्रीडम तब होगी जब कोई भी रुकावट नहीं होगी, कोई इंडिविजुअल आपको किसी तरह से रोके ना, मतलब कि कंस्ट्रेंट्स ना लगा दे, किसी भी तरह से रोक या फिर कोई कुछ ना करने देना, ऐसे ही गवर्नमेंट। तो कंस्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए, तब उसे बोलते हैं हम फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम गारंटीज फ्रीडम फॉर सिटीजन्स टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, रिस्पेक्टफुल लाइफ जिए, ठीक है। और ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स है जो राइट टू फ्रीडम को डिनोट करते हैं, वो आर्टिकल 19 है। आपके बुक्स में गिवन नहीं है, बट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, मैं इधर लिखना भूल गई, आप लिख सकते हैं आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A एंड 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आर्टिकल 19 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स कंसर्निंग द फ्रीडम ऑफ। तो आर्टिकल 19 के अंदर हमारे ये कंबाइन 6 आते हैं, ठीक है। ये 6 राइट्स आते हैं हमारे। सबसे पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर है असेंबली इन पीसफुल मैनर, फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, प्रोफेशन। अब देखो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब बेटा जी, everyone's idea of thinking is different, आपको पता है सबका आइडिया डिफरेंट होता है। he or she should have the freedom to express them। तो जब सबका आइडिया डिफरेंट है, तो एक्सप्रेशन भी वो अपने तरीके से कर सकते हैं। तो हो सकता है यू मे डिसएग्री विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और द एक्टिविटीज ऑफ एसोसिएशन टू, एसोसिएशन मीन्स, आप देखो ध्यान से सुनिएगा,
अब मेरा एक्सप्रेशन अलग है, मेरी आइडियाज़ अलग है, तो अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, ठीक है? अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, तो हो सकता है कि आपको वो पॉलिसी नापसंद आई हो, आप उसको फुल्ली ओपनली क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब क्रिटिसाइज़ तो कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि हमें ये पॉलिसी नहीं पसंद है और ये इसमें लूपहोल्स है, शायद आप अपना कुछ पॉइंट्स भी रख सकते हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ये तो अपने व्यूज़ दे सकते हो ना, आपके पास आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है ना। तो लेकिन आप क्या कर सकते हो, पैम्फलेट्स डलवा सकते हो, मैगज़ीन्स में लिख सकते हो, न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल पेज पे अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। लेकिन साथ में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ठीक है, राइट टू फ्रीडम है आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, लेकिन मैंने बताया था ये आपके एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर हैविंग सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ओवर इट। अब देखिए, ये आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है आपके पास, लेकिन अगर आपने ऐसी चीज लिखी जिसकी वजह से वॉयलेंस जनरेट हुआ, वॉयलेंस पैदा हो गया, मतलब कि आपने कुछ ऐसा लिख दिया, भड़काऊ चीज लिख दी जिसकी वजह से वॉयलेंस क्रिएट हो गया दो कम्युनिटीज के बीच में, या फिर आपने कि लोगों को भड़का दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, ये कर दिया आपने अपनी स्पीचेस के थ्रू, या फिर आपने कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो कि एक पर्सन के लिए गलत है, कोई भी लीडर है उसके लिए गलत है, वो बिल्कुल गलत आपने इंफॉर्मेशन दी है उसको डिफेम करने के लिए। तो ऐसी स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका है, लेकिन आप अगर दूसरों के इस राइट को छीन रहे हो बाय फुलफिलिंग योर राइट, दैट इज ऑल्सो द वॉयलेशन। समझे आप? तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन में मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आप ऐसा ना करें कि आगे वॉयलेंस क्रिएट हो, ठीक है? तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, ठीक है? आपको फिर देखिए, अगर फिर नेक्स्ट है असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, असेंबली इन अ peaceful manner. You can hold like meetings, possessions, rallies, demonstration peaceful manner में जब तक है तब तक। ये नहीं कि आप, ठीक है, आपको कोई चीज गवर्नमेंट की नहीं पसंद आई, आप उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, कोई इंडस्ट्री सेटअप किया है गवर्नमेंट में जिसकी वजह से उस एरिया में पोल्यूशन बढ़ गया है, तो आप क्या करोगे, उधर डेमोन्स्ट्रेट करोगे। कोई डैम बनवाया है तो आपको वो लग रहा है कि लोग यहाँ यहाँ से ये प्रॉब्लम होगा आगे इन फ्यूचर, तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो पीसफुल मैनर में होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? पीसफुल मैनर में। ये नहीं कि आप किसी को चोट पहुँचा रहे हो, या फिर आप वहाँ के जो स्ट्रक्चर्स है उसको, जो आस-पास की लोकेलिटी है उसमें तोड़-फोड़ मचा रहे हो, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा। तो असेंबली करो, मिलो, पीसफुल मैनर में डेमोन्स्ट्रेशंस करो, रैलीज़ निकालो, जो आपको करना है करो, लेकिन येस, इन अ पीसफुल मैनर। फिर फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। फॉर्म्स एसोसिएशन एंड यूनियंस मतलब कि जैसे कि ट्रेड यूनियन होते हैं, आप अपनी यूनियन बना सकते हो, अपनी एसोसिएशंस बना सकते हो, आप उसके लिए वर्क कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है रीजनेबल। अब टेररिस्ट एसोसिएशंस हैं, ठीक है, अब ये तो नहीं कि उनको हम आगे क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, नहीं बनाइए, नो। तो इधर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। ऐसी जो चीज हमारी कंट्री को हार्म कर सकती है या फिर पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकती है, उनको हम नहीं बनने देंगे। तो फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, वो एसोसिएशन एंड यूनियंस जो कि प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे, ठीक है, ये भी हो गई सर्टेन विद सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तभी हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड और अनलिमिटेड राइट्स, ठीक है। मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, आप मूव कर सकते हो पूरी कंट्री में, जहां आपका मन करे घूम सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। क्यों? क्योंकि जैसे कुछ एरियाज है जहां पर आप नहीं जा सकते, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कुछ ट्राइबल एरियाज होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज हैं जहाँ पर आदिवासीज रहते हैं, वहाँ पर उनका कल्चर डिफरेंट है। अगर वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा देती है, जैसे अंडमान निकोबार में है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एरिया, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनका कल्चर डिफरेंट है। अगर आप उधर जाते हो तो शायद हो सकता है आपकी लाइफ को खतरा हो, तो कुछ जगह पर रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की आइडियोलॉजीज है, वो खुद की अपना, वो पूरे कंट्री से, मॉडर्न डेवलपमेंट से, सब चीजों से अलग है। वो
वो अपने ही रिजर्व उसमें रहते हैं, ठीक है? तो रिज़ाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप किसी भी कंट्री में घर ले सकते हो, वहाँ रह सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि आर्टिकल 317 नहीं हटा था, तब तक आप जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पर अपना घर बना के प्रॉपर्टी नहीं परचेज़ कर सकते हो, तो ऐसा था। तो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, ठीक है? प्रोफेशन में ऐसा है कि आप ऑक्यूपेशन की बात करें तो आप कोई भी ऑक्यूपेशन अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। आपको डॉक्टर बनना है आप डॉक्टर बनिए, आपको टीचर बनना है आप टीचर बनिए, तो इट डिपेंड्स, ठीक है? तो प्रोफेशन में भी अगर आपका जो मन करे आप उस प्रोफेशन को आगे प्रोफेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे आर्टिकल 19 के 6 राइट्स। अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम कम्स विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। मैंने यही बात की, फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू व्हाटएवर वी वांट, जो हम चाहते हैं वैसा कर दे, इट्स नॉट अ अनलिमिटेड लाइसेंस। योर फ्रीडम कुड नॉट कॉज पब्लिक न्यूसेंस और डिसऑर्डर। ऐसा नहीं कि आपकी फ्रीडम है और आप यहाँ पर पब्लिक न्यूसेंस और डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, दैट मीन्स आप दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। Therefore, to protect larger interest of the society, government can impose certain reasonable restriction. इसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ restrictions लगाई गई है कि दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को आप वॉयलेट ना कर सको। तो ये हमने आर्टिकल 19 पढ़ा। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की। पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब देखिए, प्रोटेक्शन, अब किसी के ऊपर आरोप लगा गया है, उसने कोई फॉर ऑफेंस की उसने कुछ किया है, तो मतलब इसको हम बोलते हैं राइट्स ऑफ एक्यूज्ड ऑल्सो। मतलब कि अभी उसका जो उसने क्राइम किया है वो अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन उस पे आरोप लगे हुए हैं। तो प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कैसे उसे प्रोटेक्शन मिलेगी वो हम पढ़ते हैं। देखो, एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक एक्यूज्ड इनोसेंट माना जाएगा कि उसने कुछ नहीं किया, जब तक हम पता ना लगाए, मतलब प्रूव ना हो जाए कि उसने क्राइम किया, तब तक वो इनोसेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड 3 राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 राइट्स दिए। अब देखो, नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ध्यान रखिए, अगर एक पर्सन को क्राइम के लिए, एक क्राइम उसने किया और उसके लिए उसको 7 साल की सजा हो गई, तो ये नहीं होगा कि उसको अगेन उसी क्राइम के लिए 7 साल की सजा हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर दोबारा उसने कोई सेम क्राइम किया है। देखो, अब उसने चोरी की, चोरी करने के उसे 2 साल की सजा मिल गई, ठीक है, 2 इयर्स की उसको सजा मिल गई। उसके बाद उसने अगेन उसने चोरी ही की है, लेकिन कहीं और चोरी की है, जो भी किया उसने चोरी की है, तो उसको फिर से सजा मिलेगी। लेकिन हाँ, उस सेम पहली वाली चोरी की उसको 2 बार सजा नहीं मिल सकती। समझ आया? सो पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। पहला बात, नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम बैक डेट। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव, इसका मैं बताती हूँ। जैसे कि कोई लॉ बना है, एक लॉ, कोई भी लॉ है, उस कोई जैसे कि 19 अम, ठीक है, 1990 में कोई लॉ बना, 1990 में लॉ बना, तो अगर वो वाला क्राइम, कोई भी लॉ बना और उसके अगेंस्ट किसी ने, जैसे आप ले लो डाउरी का ले लो, ठीक है, मेरे को अभी एग्जैक्टली डेट नहीं पता है वो कब लागू हुआ है, ठीक है, तो डाउरी वैसे इविल मानी जाती है, सोशल इविल, ठीक है। अब 1990 में अगर उसका लॉ पास हुआ, एंड डेट आई एम नॉट श्योर ये, ओके, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो उससे पहले अगर किसी ने डाउरी ली है, ठीक है, उससे पहले तो आप उसको उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हो, मींस उसको क्रिमिनल घोषित नहीं कर सकते हो। 1990 के बाद से, 1990 या 1990 के बाद से अगर उसने डाउरी लिया तो यस, उस पे केस बन सकता है। उससे पहले लॉ आया ही नहीं था, तो उसके हिसाब से उस पे केस नहीं डाल सकते आप, समझे आप? तो ये रेट्रोस्पेक्टिव पहले का, ठीक है। नो पर्सन शेल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब ये भी बात सुन लीजिए, हिमसेल्फ और हरसेल्फ मतलब क्या है? एविडेंस, देखो सुनो, जैसे कि कभी भी ऐसा नहीं होता है, जैसे जैसे किसी ने भी क्राइम किया है, कोई क्रिमिनल है और उसने क्राइम किया, नहीं किया, अभी तक प्रूवन नहीं हुआ है गिल्टी, लेकिन हाँ उसने अपने मुंह से बोल दिया कि हाँ मैंने किया है, तो वो नहीं माना जाएगा अनटिल एंड अनलेस उसके एविडेंसेस हमें ना मिले। अब देखिए क्यों, रीजन सुनिए। हो सकता है किसी ने उसे प्रेशराइज किया हो, या किसी भी मतलब प्रेशर में आकर उसने अपने ऊपर आरोप
आरोप ले लियो हो, या फिर किसी मोटिव की वजह से उसने अपने ऊपर आरोप ले लियो, लेकिन मेन कल्प्रिट वो ना हो। तो ऐसी चीजों को देखते हुए मतलब ये क्या है, हमने क्या बनाया है, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, ये कुछ राइट्स ऐसे हैं, जो चीजें हैं, ये 3 राइट्स है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है कि राइट्स ऑफ एक्यूज्ड बोले जाते हैं। समझे आपको? ये तीनों क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब चलते आगे। देखो, राइट टू लाइफ, एंड ये आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो 21 बोलता है, स्टेट्स दैट नो पर्सन शेल बी डिप्राइव ऑफ हिज और लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी by the state except as per the procedure established by the law. This article has a wide scope and its interpretation undergo many changes over the decades. आप याद रखिए, right to life and personal liberty, ठीक है, किसी से भी हम उसकी लाइफ का अधिकार नहीं छीन सकते, दे हैव द राइट टू लिव प्रॉपरली, ठीक है, विद डिग्निटी, लेकिन एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, मैंने राइट है, सब कुछ जीने का अधिकार है, लेकिन हाँ, हम अगर कोर्ट उसको फांसी पे चढ़ाते तो उसका वॉयलेट हो रहा है राइट टू लाइफ। लेकिन उस देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लेकिन उसने यही बोला, एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। अगर उसने कुछ क्राइम किया है तो उससे उसका हम ये अधिकार ले सकते हैं। समझ आया? सो अब चलते हैं आगे। देखो, द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड द राइट टू लाइफ एज द राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है राइट टू लाइफ किससे रिलेट होता है? राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। Moreover, this is the most important right in our sense, because without this right to life, all other fundamental right would be meaningless. It is this article that differentiate between the police state and constitutional state. अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो ये जो right to life है, that is very important. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि और सारे राइट्स इसके सामने मीनिंगलेस है अगर यही हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है। तो देखिए, अब मैं जैसे कि प्रोसीजर्स देखिए, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। देखो, नो वन कैन बी डिनाइड ऑफ हिज अ पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आजादी छीन नहीं सकता किसी की। नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड्स फॉर सच एन अरेस्ट। समझे आप? मतलब कि आप खुद सोचो, अगर आपको किसी ने अरेस्ट किया, पुलिस ने अरेस्ट किया घर पर आकर, तो आप उनसे रीजन पूछोगे, तभी तो वारंट बोलते नहीं कि आपके पास वारंट है नहीं। अब ऐसे कभी आपने मूवीज में देखा होगा कि वारंट है आपके पास मुझे अरेस्ट करने का, तो ऑब्वियसली आप ये पूछ सकते हो पुलिस से, क्योंकि किस बिहाफ पे वो आपको अरेस्ट कर रहे हैं। द पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय द लॉयर ऑफ हिज चॉइस। मतलब कि आपने ये भी देखा होगा, जब पुलिस ले जाती है तो फिर वो लॉयर आता है उनको छुड़ाने के लिए, बेल करवाने के लिए। तो यस, आप अपने लॉयर को क्या कर सकते हो, रख सकते हो, और वो जो आपको डिफेंड करेगा। इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक दैट पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। और ये राइट होता है, एक मिनट, ठीक है, ये राइट होता है, ये पुलिस को बोला जाता है, बहुत जरूरी होता है, कंपल्सरी, कि वो विद इन 24 आवर्स, अगर जैसे कि अभी विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट पर लेकर जाया जाए। क्यों? जुडिशरी का रोल आ जाता है इधर, क्योंकि जुडिशरी क्या है, पाक वो कैसे तरीके से काम करती है, कोई भी अनफेयर मीन से नहीं करेगी, वो बिल्कुल पार्शियल नहीं होते हैं, और वो उस टाइम पे ये देखेगी कि क्या इसकी गलती है क्या नहीं। 24 आवर्स के अंदर ही उसे कहाँ ले गया जा सकता है? मजिस्ट्रेट पे। ठीक है, और राइट टू लाइफ सिर्फ यहीं तक ही नहीं है, राइट टू लाइफ उसकी वाइडर एप्लीकेशंस है। ह्यूमन डिग्निटी, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू शेल्टर, लाइवलीहुड। अब इसका मतलब क्या है? आप देखिए, गवर्नमेंट जो है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, गवर्नमेंट को बोलता है, भाई आप पॉलिसीज बनाओ, ठीक है, ऐसी चीजें बनाओ कि तभी तो पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है, राशन। जिनके पास जिनके पास फूड नहीं है, ठीक है, जिनके पास बहुत ही जो लोअर स्ट्राटा से लोग हैं, तो अगर उनको फूड नहीं मिल रहा है, राइट टू लाइफ मतलब उनके पास ये अधिकार उनका छिन रहा है ना, मतलब कि उनके पास फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है, तो गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को ऐसा बोला गया है, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है, पीडीएस सिस्टम करती है कि हर जगह खाना पहुंचे। एटलीस्ट राइट टू लाइफ के अंदर ये भी आता है, राइट टू शेल्टर।
उनको सब्सिडीज़ देती है घर बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्यों की जाती है कि सबका क्या हो, राइट टू लाइफ, लाइफ जो है क्या हो, फुलफिल हो। तो इसका बहुत ही वाइड स्कोप है, वाइड डायमेंशंस हैं इसकी, किसकी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21A। ठीक है, हमने 21 कर लिया, 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर हमने किया राइट आर्टिकल 21A। ये क्या है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना। ठीक है, ये 21A कब उसमें इंसर्ट किया गया है, इस वाले 86th अमेंडमेंट में। ठीक है, 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में की गई 2002, और 21A इसमें डाला गया। 21 ही था पहले, फिर 21A करके एक इंसर्ट किया गया। To provide free and compulsory education for all the children in the age group of 6 to 14 years। 6 से 14 साल के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन मिलना जरूरी है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया गया, विच रिप्रेजेंट कंसिक्वेंशियल लेजिस्लेचर envisaged under Article 20 means that every child has the right to full-time elementary education for of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards। समझ आया आपको कि प्रॉपर टीचर्स का होना, स्कूल का होना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें जो बेसिक चीजें होती है वो होना, और उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे दिया 6 to 14 ईयर्स तक। ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 22। अब ये करेंगे डिस्कस, एक मिनट। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन सर्टन केसेस। अब देखिए, दिस आर्टिकल इज एप्लीकेबल टू बोथ द सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। ठीक है, ये आर्टिकल दोनों के लिए है, फॉर द सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन। दिस प्रोविजन एक्सटेंड सर्टन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स फॉर इंडिविजुअल केस ऑफ एन अरेस्ट। कुछ प्रोविजंस देता है। इट कम्स इनटू द पिक्चर आफ्टर पर्सन हैज बीन अरेस्टेड। जब अरेस्टेड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट डिटेंशन एंड अरेस्ट। द आइडिया बिहाइंड दिस राइट इज टू प्रिवेंट आर्बिट्री अरेस्ट, जो कि जबरन अरेस्ट होते हैं, और डिटेंशन। जो मैंने पहले उधर आपको राइट टू लाइफ और उसमें पढ़ा दिया था, वो बेसिकली इसका है। सॉरी स्टूडेंट्स, वो जो था एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये इसमें आएंगे सारे। ठीक है, उसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर बेसिकली कौन से पॉइंट्स जाएंगे, लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, वो सब। ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं हम। देखिए, नो वन कैन बी डिनाइड ऑफ हिज और हर पर्सनल लिबर्टी, ये मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे। नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड्स ऑन सच एन अरेस्ट। The person has the right to defend himself by a lawyer of his choice. It is mandatory for the police to take the person to the nearest magistrate within 24 hours। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इसके अंदर आएंगी सारी चीजें। बिकॉज कोई आपको आर्बिट्री ऐसे ही जबरन अरेस्ट कर ले, तो आपके पास ये राइट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आएगी। तो आप इस वाले जो पॉइंट है, ये वाले जो चीजें हैं, आप इसके अंदर ना लिखते हुए इसमें इसमें आप मेंशन करोगे। ठीक है, अब चलते हैं व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, लास्ट टॉपिक है हमारा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटेंशन, दो तरह की डिटेंशन होती है। एक होती है प्यूनिटिव, एक होती है प्रिवेंटिव। एक होती है प्यूनिटिव, एक होती है प्रिवेंटिव। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। इज द डिटेंशन आफ्टर अ ट्रायल, की ट्रायल हो गया, फिर मतलब कि ट्रायल हो गया है, फिर उसके बाद आपने उसको अरेस्ट, डिटेंशन रखा है जेल में। ठीक है, डिटेन करके रखा है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है, देखो आपको पता है कोई भी चीजें, डिसीजेज होते हैं, उसका प्रिवेंशन। ठीक है, मतलब कि उसको होने के लिए मतलब कोई डिसीज आपको ना हो जाए, प्रिकॉटरी प्रिवेंटरी मेजर्स लेते हैं। ठीक है, प्रिवेंटरी मेजर्स लेते हैं। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि कोई क्राइम कर ना दे, उसे प्रिवेंट करने के लिए आप पहले ही उसे जेल में डाल देते हो। समझे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ डिटेंशन विदाउट ट्रायल। ट्रायल नहीं होता इसमें। द आइडिया बिहाइंड दिस इज टू प्रिवेंट एन इंडिविजुअल, कि प्रिवेंट करना इंडिविजुअल को फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम, कि वो क्राइम ना करे। दिस मीन्स दैट पर्सन कैन बी डिटेन्ड ऑन अ ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन, कि अगर शक है तो उस बिहाफ पे आपने उसे उठाया और जेल में डाल दिया। द राइट ऑफ पीपल अरेस्टेड इन दिस मैनर आर गवर्न्ड बाय द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। आप एक ध्यान से, और ये जो होता है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन, मैक्सिमम 3 मंथ्स तक रख सकते हैं। ठीक है, इस एक मिनट,
इससे क्या हमारा राइट टू फ्रीडम वायलेट नहीं हो रहा? यस होता है, लेकिन विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। समझ आया? ये हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन इसलिए बनाया है कि यस, अगर हमें लगता है, मींस प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो है, पुलिस को हमें ये हाथ में देनी पड़ती है कुछ चीजें टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, राइट? तो आप ये देख सकते हैं कि ये चीजें इसलिए रखी गई है कि कोई टेरर, आप खुद ही सोचिए, कोई सिटीजन है और लग रहा है कि दैट पर्सन इज हैविंग अ कनेक्शंस विद द टेररिस्ट ग्रुप, तो क्या पुलिस अपनी अपनी चीजों के लिए, ठीक है, वो उसको होम अरेस्ट भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि उसे जाकर जेल में ही रखना है 3 मंथ्स तक, वो या 3 मंथ से कम, जो भी उसे लगता है कि उसे सस्पिशन है कि ये यहाँ क्राइम कर सकता है, या फिर बहुत बड़ा ये प्लानिंग चल रही है हमारी कंट्री में, ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा इसके ये मीन्स ये रिजल्ट्स हो सकते हैं, कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं अगर हमने इसको खुला छोड़ दिया, तो होम अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब यही है कि पुलिस को इसलिए दिया गया है कि हाँ, कुछ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें रखनी पड़ेंगी। तो ये था हमारा चैप्टर में जो हमने आज पढ़े, जो टॉपिक्स हमने पढ़ा, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे, रोल ऑफ जुडिशरी देखा, बिल ऑफ राइट्स साउथ अफ्रीका में, राइट टू फ्रीडम प्रिवेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सिर्फ ये वाला जो पॉइंट था जो मैंने इसमें बता दिया, प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप ये वाले जो पॉइंट्स है वो आर्टिकल 22 में मेंशन करें, ठीक है? Thank you everyone. So please stay tuned with Study Smart Wala. Like, share, comment and subscribe our channel. Happy learning with us. We'll come with you. We'll meet soon with the more videos. Please subscribe our channel. Take care. Till then. Take care.